वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल और आप सभी जानते हैं कि हम आपके इंग्लिश ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा आपका क्लास 10th का जनरल इंग्लिश का जो सेक्शन सी है, उसके 20 हमने फिल इन द ब्लैंक्स जो कि इंपॉर्टेंट है वो हमने देखे थे। उसमें हमने देखा ये था कि कौन से फिल इन द ब्लैंक्स में ग्रामेटिकल कौन सा ऑप्शन आएगा, ये आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि इनमें आपके आंसर तो मिल ही जाएंगे आपको, लेकिन आपको पता होना भी ज़रूरी है कि कौन सा आंसर क्यों आ रहा है और कौन सा रूल यहाँ पर लग रहा है। तो उसके आगे का जो पोर्शन है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपके 45 और बचे हुए हैं। ये जो क्वेश्चन बैंक है आपकी जनरल इंग्लिश 10th की, वो हम देखने जा रहे हैं। तो इसमें हम 20 आपके फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे और अगले पार्ट 3 में बाकी 25 फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। उसके बाद बाकी जो ग्रामर आपकी बची वो कंप्लीट करेंगे। फिर आपके अनसीन पैसेज, लेटर राइटिंग, सारी चीज़ें जो भी है आपका वो हम इसमें देखेंगे। तो ये है आपका सेक्शन सी, जिसमें आपके 15 फिल इन द ब्लैंक्स है। इनको हमने पार्ट 1 में कवर किया है। वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी, वहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। मैंने बताया हुआ है कि कौन सा ऑप्शन क्यों आएगा विथ रीजन के साथ में। अब यहाँ पर हम बी वाला जो ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हम पहला स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लीव लेफ्ट, या लिविंग क्या आएगा ये आपको बताना है। तो जब मैं स्टेशन पहुँचा, ट्रेन पहले से ही जा चुकी थी। तो जा चुकी थी वाली बात आ रही है। और मैंने ऐसा क्यों कहा जा चुकी थी? क्योंकि यहाँ पर हेड आया है, और जब भी हेड आता है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है आपका, और यहाँ पर चुका था वाली बात आएगी। अगर यहाँ पर हैज़ है आता तो मैं चुका है या चुकी है बोलता। तो जब भी यहाँ पर परफेक्ट की हम बात करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ लेफ्ट है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये लिविंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म वो होती है जिसमें हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? लेफ्ट। सी इज थिंकिंग ऑफ बाय या फिर बाइंग। वह एक कार खरीदने का सोच रही है। हाँ, सोच रही है, हर कोई सोचता है। तो यहाँ पर बाय आएगा, बाइंग आएगा। तो आप सभी ने देखा है कि जब हम टू लगाते हैं उसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब यहाँ टू तो है नहीं, ऑफ है। तो ये है आपकी प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का एक रूल है। रूल यह है सिंपल सा कि जब भी इसके बाद कोई भी वर्ब आती है तो आईएनजी के साथ आती है, पहला रूल। और यदि कोई सब्जेक्ट आता है या फिर कोई नाउन आता है तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। यानी सब्जेक्ट आया है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, इसके बाद में ऑब्जेक्टिव रूप में आएगा मतलब उसके। और यदि कोई नाउन है तो जैसे अकार है तो अकार, सिंपल सी बात है, आ गई है इसमें ना। और यदि वर्ब आती है तो आईएनजी के साथ आती है प्रीपोजिशन के बाद में। तो यहाँ पर सही आपका क्या हो जाएगा? बाइंग। सी इज़ थिंकिंग ऑफ बाइंग अ कार। यहाँ मैं टू की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कहेंगे सर टू भी यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन होता है, तो वो जब टू आपका उपयोग होता है तब वो आपका इन्फिनेटिव के रूप में उपयोग होता है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इतना अंतर आपको याद रखना है। चलिए अगला देखिए, रिपेयर द विंडो जस्ट नाउ। तो आपको क्या करना है, जो ब्रेक या फिर ब्रोकन, जो टूटी हुई खिड़की है उसे ठीक करो अभी, है ना। तो जो चीज़ टूटी हुई है पहले से, उसके लिए हम ब्रोकन यूज़ करेंगे, यानी कि जो चीज़ पहले से टूट चुकी है। ब्रेक का मतलब रिपेयर द ब्रेक विंडो। तो यहाँ पर ही इसका अर्थ सही नहीं निकलेगा। हम ऐसे ही बोलते हैं कि जो विंडो या खिड़की टूट चुकी है उसको ठीक करो। तो जो चीज़ टूट चुकी है पहले से, उसके लिए हम ब्रोकन, इसका अर्थ सिंपल सा निकल रहा है, टूट चुका, है ना। तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा, ब्रोकन। माई यंगर ब्रदर यूज टू। अब देखो यहाँ पर टू आ गया है। अब आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्ले टेनिस इन हिज चाइल्डहुड। तो यहाँ पर जब भी आपका टू इन्फिनेटिव दिखता है उसके बाद प्लेइंग नहीं आएगा, आपका प्ले आ जाएगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। माई फादर इज़ अ टीचर। मेरे पिताजी एक टीचर है। अब यहाँ पर भी यही बात आएगी कि यहाँ पर आप इज़ देखेंगे तो आपका मन ऐसा करेगा कि इसमें रिटायरिंग आना चाहिए, या फिर नहीं तो रिटायर लगाएंगे हम। पास्ट वाली वर्ब तो नहीं आएगी ऐसा आप सोचते हैं, लेकिन इसमें रिटायर्ड ही आएगा। क्योंकि आप बोलते हैं तो आप ऐसा बोलते हैं कि मेरे पिताजी एक सेवानिवृत्त शिक्षक है या फिर रिटायर्ड शिक्षक है। तो जो व्यक्ति पहले से रिटायर हो चुके हैं उनको आप कंटिन्यू रिटायरिंग नहीं कर सकते, यानी कि रिटायरिंग आपके मन में आ रहा तो वो भी नहीं आएगा, क्योंकि वो बार बार रिटायर नहीं होते रहते कंटिन्यू। वो रिटायर आपने बोल दिया है तो फिर रिटायर मतलब वो अपने पद से या फिर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसलिए यहाँ पर जिस तरीके से हमने यहाँ पर ब्रोकन है कि जो खिड़की है वो टूट चुकी है उसको रिपेयर करो, उसी तरीके से आपके पिताजी जो है या फिर मेरे पिताजी जो है वो रिटायर हो चुके हैं या रिटायर्ड टीचर है, तो रिटायर्ड ही यहाँ पर सूटेबल वर्ब रहेगी, भले ही यहाँ पर आपका इज आया है। ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि माय फादर, हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि आपका पेसिव वॉइस है इसलिए आप यहाँ पर इसमें रिटायर्ड लगाएंगे, तो ये कहना गलत हो जाएगा। तो यहाँ तो आप उनको बता रहे हैं कि वो अभी किस डेजिग्नेशन पर है, उनके बारे में बता रहे हैं। अगला आ जाइए 6 नंबर का, आई मीट अ मैन।
लेग वाज ब्रोकन। आई मेट अ मैन लेग वाज ब्रोकन। मैं एक व्यक्ति से मिला जिसके पैर टूटे हुए थे। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं हु लगाता हूँ यहाँ पर तो इसका अर्थ होगा जो। पहले हम लगाएंगे तो कौन, यदि बीच में लगाएंगे तो इसका अर्थ होगा जो या फिर जिसे। तो मैं एक व्यक्ति से मिला जिसे पैर टूटे हुए थे, सूटेबल नहीं लग रहा है। हुज मतलब जिसके। मैं एक आदमी से मिला, एक व्यक्ति से मिला जिसके पैर टूटे हुए थे। ठीक है, यहाँ पर जिसके आ रहा है। और बीच मतलब जब ये आपका स्टार्टिंग में आता है तो कौन सी, और यदि बीच में आता है तो जिसका जिसकी, है ना। और इसको हम करते हैं नॉन लिविंग के लिए उपयोग करते हैं, लिविंग के लिए उपयोग नहीं करते। तो बीच नहीं आएगा क्योंकि व्यक्ति जो है वो आपका जीवित होता है, उसका पैर टूटा हुआ था। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, हुज। अब इसका अर्थ हो रहा है जिसके। मैं एक व्यक्ति से मिला जिसके पैर टूटे हुए थे। आई मेट अ मैन हुज लेग वाज ब्रोकन। तो इस तरीके से आपका हुज आ जाएगा, विच आपका नॉन लिविंग के साथ आता है, नॉन डूअर के साथ में जिनमें प्राण नहीं होते हैं। और हु मतलब जो होता है, तो जो यहाँ पर सूटेबल नहीं है। अगला है रानू इज फुटबॉल। तो रानू इज प्लेइंग फुटबॉल, आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है ना, ये दोनों नहीं आएंगे। मोहन इनवाइट्स ऑन हिज बर्थडे पार्टी। मोहन क्या करता है, बुलाता है उसकी बर्थडे पार्टी में। किनको, दे मतलब वे। मोहन वे को बुलाता है उसकी बर्थडे पार्टी में, नहीं जम रहा है। मोहन वो को बुलाता है अपनी बर्थडे पार्टी में, ये भी गलत हो रहा है। मोहन उन्हें बुलाता है अपनी बर्थडे पार्टी में, क्योंकि देम का मतलब हो गया आपका उन्हें। तो आपका सही क्या हो जाएगा, उन्हें। इसका मतलब वे हो गया, दोज का मतलब वो हो गया। तो सही तो आपका सूटेबल देम लग रहा है। मोहन इनवाइट्स देम ऑन हिज बर्थडे पार्टी। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा आपका, देम। आई होप दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, लेकिन कोई फिर भी आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई तुरंत कर दूंगा। या फिर आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाइएगा, साथ में इसको शेयर करना ना भूलें। अगला है आपका 9 नंबर का, व्हेन वी रीच द सिनेमा हॉल। अभी हमने देखा था व्हेन आई रीच एट रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन पहुंच चुका था। उसके बाद क्या हुआ था, ट्रेन जा चुकी थी। लेफ्ट हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया था क्योंकि हेड था वहाँ पर, यहाँ पर भी हेड है। तो जैसे ही मैं सिनेमा हॉल में पहुँचा, फिल्म यानी पिक्चर या मूवी जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी, ना कि हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर हेड आया है। तब यहाँ पर देखिए बिगिन सेकंड फॉर्म होता है आपका बिगेन, बिगेन, और जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है आपका वर्ब का बिगन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपका क्या हो गया यहाँ पर, बिगिन। वर्ब का सेकंड फॉर्म बिगिन, बिगेन। और वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका बिगन। हेड के बाद परफेक्ट टेंस में क्या आता है आपका, थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी कौन सी हो गई, बिगन। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वर्ब की फॉर्म भी याद होना चाहिए। चलिए, वीडियो आपको थोड़ा बड़ा हो रहा है तो हम फिर से आगे बढ़ते हैं। ममता फेल्ट टायर्ड सी हैड बिन। ममता कैसा महसूस कर रही है, थका हुआ महसूस कर रही है, मतलब थकी हुई है। सी हैड बिन इन द पोंड सिंस मॉर्निंग। तो वह तालाब में कब से है, मॉर्निंग से तैर रही है, ऐसा हमें बताना है। तो सुबह से तैर रही है, सिंस मॉर्निंग से पता चल जाता है कि ये जो टेंस है आपका हैड बिन है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है ना। तो ममता थकी हुई थी, इसलिए वह सुबह से क्या कर रही है, तालाब में तैर रही थी। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, वर्ब के साथ में वर्ब की फोर्थ में मतलब स्विमिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका स्विमिंग सही हो जाएगा। तो आपको इसको इस तरीके से लिखना है, यहाँ पर कहा है कि इसकी आपको सही फॉर्म लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा MMING स्विमिंग। तो यहाँ पर स्विमिंग आ जाएगा इन द पोंड सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए द न्यूज़ ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड। अब यहाँ पर रीड है और रीडिंग है। तो जब वर्ब को हम स्टार्टिंग में यानी नाउन की तरह उपयोग करते हैं तब उसमें ING लगा देते हैं। ING लगाने से वो आपकी वर्ब जीरण बन जाती है, और ये जीरण जो है आपका नाउन का काम करती है अगर ING लगा के इसको स्टार्टिंग में उपयोग करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, रीडिंग आ जाएगा। रीड नहीं आएगा क्योंकि वर्ब सीधी डायरेक्ट स्टार्टिंग में सब्जेक्ट की जगह कभी नहीं आती है। तो रीडिंग ही आएगा, और यहाँ पर ये जीरण का काम कर रही है। और यही वर्ब यदि बीच में आती है तो आप टू के बाद में रीड लगाएंगे, क्योंकि टू के बाद इन्फिनिटिव के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि आप इसको आगे भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन फिर आपको टू रीड लगाना होगा। क्या लिखना होगा, टू रीड, तब जाके ये नाउन का काम करेगा। आई बात समझ में। चलिए, दिस इज़ वेरी लाइट बॉक्स यू लिफ्ट इट। यहाँ पर कैपेबिलिटी की बात हो रही, क्षमता की बात हो रही, कैपेसिटी की बात हो रही है। यह बहुत लाइट बॉक्स है, तुम इसको उठा सकते हो। तो क्षमता के लिए हम आपका कैन का उपयोग करते हैं, कुड पोलाइट रिक्वेस्ट या पास्ट टेंस में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आएगा यू कैन लिफ्ट इट।
ठीक है। मे और कैन आता तो भी यहाँ पर आप कैन उपयोग करते, क्योंकि यहाँ पर आप एबिलिटी की और कैपेसिटी की बात कर रहे हैं कि तुम कर सकते हो, ये तुम्हारी क्षमता है, योग्यता है। आई यूज्ड टू आ गया है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये तो आपको हमेशा ध्यान रखना है टू के बाद में। इन द रिवर व्हेन आई वाज यंग, दे लिसनड टू द जोक एंड टू लाफ। अब यहाँ पर देखिए दे लिसन यानी कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म उपयोग की गई है, और यहाँ पर एंड, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो बिगिन तो ये आपका बिगेन जो हो गया, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म में अभी हमने ऊपर देखा था एक सेंटेंस में, तो यहाँ पर आ जाएगा दे लिसन टू द जोक, उन्होंने जैसे ही जोक सुना उन्होंने हंसना प्रारंभ किया मतलब आपका पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, और ये पता हमें कैसे चलता है, यहाँ से पता चलता है क्योंकि इसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगला है द मून। द मून कैसा है, अकेला है, ब्राइटली इन द स्काई, चमक रहा है ना। तो मून चमकता है आकाश में या आसमान में, है ना। तो यहाँ पर साइन है और साइंस है, तो एक वचन के साथ हम वर्ब के साथ ए से एस लगाकर उसके साथ सूटेबल वर्ब लगाते हैं, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर सही साइन हो जाएगा। साइंस मतलब साइंस हो जाएगा, साइन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर मून कैसा है, अकेला है, और एक वचन सब्जेक्ट के साथ में एक वचन वाली वर्ब आती है, ना कि एक वचन वर्ब आती है ना। तो ये रूप है जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से यहाँ पर साइंस आएगा। ठीक है, चलिए अगला है पूनम डिसाइडेड अलोन। यहाँ पर वर्ब है सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, तो यहाँ पर टू गो आएगा, गोइंग नहीं आएगा, क्योंकि दोनों वर्ब एक साथ कभी नहीं आती है डायरेक्टली, है ना, बीच में टू प्रीपोजिशन लगाना होता है, तो यहाँ पर टू गो आ जाएगा। तो पूनम ने डिसाइड किया अकेले जाना। सी टोट इन द स्कूल, तो ये सी है, एक वचन है, एक वचन के साथ हेज आता है और बहुवचन वाले सब्जेक्ट के साथ हेव आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेज आ जाएगा, सिंपल सा। सी हेज टॉट इन दिस स्कूल, वह इस स्कूल में पढ़ चुकी है। चलिए द स्टूडेंट इन द ग्राउंड डेली, ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स नहीं है, एक वचन है, तो एक वचन के हिसाब से आपका प्लेज आएगा। ईज एम आर नहीं है, वाज वेयर नहीं है, इसलिए प्लेइंग नहीं आएगा। और स्टूडेंट्स होता तो प्ले आता, लेकिन स्टूडेंट्स भी नहीं है, क्योंकि एक वचन को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर प्लेज आएगा, जैसा कि यहाँ पर साइन आया था मून के साथ में। क्लियर है। अगला है इट वाज एक्सीडेंट। एक्सीडेंट को हम कैसे बोलते हैं हिंदी में, एक्सीडेंट, तो यहाँ पर ए आपका जो है ये हिंदी का स्वर है, इसलिए हिंदी के स्वर के आगे हम आर्टिकल एन लगाते हैं। तो इट वाज एन एक्सीडेंट दैट शी फेल डाउन, यह एक दुर्घटना थी या फिर एक्सीडेंट था जिसके कारण वह गिर गई। विल यू प्लीज़ गिव मी मनी, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो आप सब यहाँ पर एनी लगा के आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप किसी व्यक्ति से हाँ या ना में उत्तर की अपेक्षा करते हैं, आप किसी व्यक्ति से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, तब आपको क्या, एक तो पोलाइट आप रिक्वेस्ट करते हैं या फिर कोई चीज़ आप किसी को ऑफर करते हैं, है ना, तब आप क्या करेंगे, विल वुड से स्टार्ट, विल वुड कुड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क हो, तब आपको सम लगाना है। तो यहाँ पर आप पूछ रहे हैं कि विल यू प्लीज़ गिव मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगे, तो सामने वाले का उत्तर कैसा रहेगा, हाँ या फिर ना। तो इस तरीके से जब सामने वाला का उत्तर हाँ या ना में आए और आप उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए विल यू प्लीज़ गिव मी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे कृपया करके दोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। अगर यहाँ पर विल नहीं होता, प्लीज़ नहीं होता, आप उससे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे होते, तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस में वो नेगेटिव में हमेशा एनी आता है। अगला है आपका, चलिए यहीं 20 तक इसको समाप्त करते हैं, इसके बाद आपके 21 से 45 तक के हम पार्ट 3 में करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, आप सभी बोरियत महसूस करेंगे। वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और सभी जगह शायद चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे अपडेटेड वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।